बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे 8th क्लास बायोलॉजी से 5th चैप्टर जिसका नाम है सन बलूग या फिर द एज ऑफ एडोलेसेंस। इससे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, ये जो सन बलूग है इसको दौरे बलूगत भी कहा जाता है। तो ये कितने साल का वक्फा होता है? 10 साल की उम्र से 19 साल की उम्र को दौरे बलूगत समझा जाता है। कितना? 10 था 19 साल की उम्र। तो इस उम्र में बच्चे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड होते हैं। क्यों? क्योंकि ये मतलब छोटे बच्चे भी नहीं होते और अडल्ट भी नहीं होते, उन दोनों के दरमियान में होते हैं। तो ये समझ नहीं पाते कि ये अडल्ट हैं या फिर छोटे हैं। ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन का दौर कहलाता है। क्लियर? तो नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो हमारी हाइट है, कद है, उसके बढ़ने की हद कितनी होती है उसके लिए ज़ाब्ता दिया गया है। वो ज़ाब्ता है मौजूदा कद बटा हुआ दरकार कुल कद का फ़ीसद। ये दरकार कुल कद का फ़ीसद कहाँ से लेंगे? जो एक चार्ट दिया गया है हमारी टेक्स्ट बुक में, उसमें से ज़रब 100। इसको तकसीम करने के बाद में 100 से ज़रब देना होगा। क्या है ज़ाब्ता? मौजूदा कद बटा हुआ दरकार कुल कद का फ़ीसद ज़रब 100। जो सन बलूग का दौर है इसमें लड़कों के बनिस्बत लड़कियां जो है ना बहुत तेज़ी से बढ़ती हैं। क्लियर? अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नाबालिग लड़के में कंठ नरखरे का उभरा हुआ हिस्सा, जैसा कि आप शक्ल में देख सकते हैं। एडम्स एप्पल इन एन एडोलेसेंट बॉय। दर हकीकत कंठ सूती संदूक या खंजरा लैरिंग्स पर जुज़वी उभार होता है। लैरिंग्स या खंजरा क्या है? जिसके ज़रिए आवाज़ आती है। हमारी आवाज़ जिससे पैदा होती है वो सूती संदूक, खंजरा या फिर लैरिंग्स कहलाता है। तो वहाँ पर एक जुज़वी उभार आता है, उसे कहेंगे कंठ या फिर एडम्स एप्पल। तो ये जो खंजरा है ये 9 गज़रूफ़ी हड्डियों को कार्टिलेजेस भी कहा जाता है। ये है ना नरम हड्डियाँ होती हैं, जैसा कि कान में हम ऐसा मोड़ने पर महसूस करते हैं, तो वो भी हड्डी है लेकिन नरम हड्डी होती है। तो उससे मिलकर बनता है कौन? खंजरा, लैरिंग्स। कितने गज़रूफ़ी हड्डियों से मिलकर बनता है? 9 गज़रूफ़ी हड्डियों से मिलकर बनता है। इनमें जो सबसे बड़ा गज़रूफ़ है वो वर्क़िया गज़रूफ़ थायरॉइड कार्टिलेज कहलाता है। इस वर्क़िया गज़रूफ़ी के लंबा होने से ये गर्दन के सामने बाहर उभरा हुआ हिस्सा नज़र आता है, जैसा कि आप शक्ल में देख सकते हैं। इसी को क्या कहेंगे? कंठ या फिर एडम्स एप्पल। तो ये इस तरह बाहर उभर कर क्यों आता है? ये दरअसल दौरे बलूगत में चंद मर्दों में अफराज होने वाले हार्मोन्स की वजह से होता है। हार्मोन्स क्या है? ये एक ऐसा सयाल है जो अफ़आल को कंट्रोल करता है। हमारी बॉडी में अफ़आल को कंट्रोल करते हैं कौन? हार्मोन्स। तो मर्दों में अफराज होने वाले हार्मोन्स की वजह से ये बाहर नज़र आता है। कैसे? जो हार्मोन्स खारिज हो रहे उसके नतीजे में जो उज़लात गज़रूफ़ी हड्डी से जुड़े हुए हैं वो उज़लात ढीले हो जाते हैं और मोटे हो जाते हैं। तो जब हवा इन मोटे और ढीले उज़लात से गुजरती है तो आवाज़ में क्या होगा? भारीपन पैदा होगा। क्या देखा हमने? नरखरे का उभरा हुआ हिस्सा कंठ, एडम्स एप्पल। ये किसकी वजह से हो रहा? जहाँ पर खंजरा है यानी कि लैरिंग्स है वहाँ पर 9 गज़रूफ़ी हड्डियाँ हैं यानी कार्टिलेजेस है। वो गज़रूफ़ी हड्डियाँ उज़लात से जुड़े हुए होते हैं। लेकिन जब बॉडी में जो लड़के हैं उनकी बॉडी में जब हार्मोन्स का इफराज होता है तो वो गज़रूफ़ी हड्डियों से जुड़े हुए उज़लात ढीले पड़ जाते हैं। ढीले पड़ने की वजह से जब इनमें से हवा गुजरती है तो आवाज़ में क्या होगा? भारीपन पैदा होगा। ये जो कंठ है नाबालिग लड़कों की बनिस्बत जो बालिग अशख़ास है उसमें खंजरे का जो उभार है वो आमतौर पर नुमाया नज़र आता है। जो ये एडम्स एप्पल है इसी की वजह से आपने देखा होगा दौरे बलूगत के दौरान आवाज़ों में डिस्टर्बेंस होता है, खलल हो जाती है, आवाज़ खरखरी हो जाती है। तो लेकिन लास्ट में सन बलूग के आखिर में आवाज़ फिर पहले की तरह बेहतर हो जाती है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो सन बलूग है इसमें नाबालिगों में पसीने के गुदूद, स्वेट ग्लैंड्स जो होते हैं ना, और शहमी गुदूद, सेबैकस ग्लैंड्स, इससे बहुत ज़्यादा इफराजात होते हैं और ये बहुत ज़्यादा फ़ाल हो जाते हैं ये उम्र में। तो जिल्द के इन गुदूदों के अफ़आल में तेज़ी वाक़ होने से कई लड़के और लड़कियों के चेहरे पर मुहासे पैदा हो जाते हैं, पिंपल्स आते हैं। इनके ज़ायद अफराज से बाज़ औक़ात इनके जिस्मों से एक ख़ास किस्म की बो पैदा होती है। मुहासों को मतलब नोचना नहीं चाहिए, ऐसा करने से चेहरे पर काले दाग नमूदार हो सकते हैं। ये एज में पिंपल्स बहुत ज़्यादा आते, तो उसका रीज़न क्या है? ये एज में जो गुदूद है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। तो गुदूद क्या करते हैं? हार्मोन का इफराज करते हैं। तो उस वजह से ये एज में बहुत ज़्यादा पिंपल्स आते हैं और एक ख़ास किस्म की बड़ी से बो भी आती है।
नेक्स्ट पॉइंट देखिए, ये उम्र में बहुत सारे सानवी जिनसी खुसूसियात सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स भी नमो पाते हैं। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यही दौर में इंसानी नस्ल की बका के लिए जो तौलीद है वो मरहले का भी आगाज़ होता है। इसकी कोई मखसूस उम्र नहीं होती, अलबत्ता 11 से 15 साल की उम्र में ये सलाहियत पैदा हो जाती है और एक फ़र्द से दूसरे फ़र्द में ये सलाहियत मुख्तलिफ होती है। लेकिन आजकल क्या हो रहा है, लड़कियों में जो सने बलूग को पहुँचने की उम्र है उसमें कमी वाक़ हो रही है। क्यों? आलूदा ग़िज़ा, जंक फूड और एस्ट्रोजन वाला जो दूध है उसको इस्तेमाल करने से जो लड़कियाँ हैं उनमें सने बलूग को पहुँचने की उम्र में कमी वाक़ हो रही है। इस तरह ये लड़कों पर भी असरअंदाज होकर इनके तौलीदी मरहले तक पहुंचने में ताख़ीर का बास बन रहा है। कौन? एस्ट्रोजन वाला दूध, आलूदा ग़िज़ा, जंक फूड। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, तौलीदी सलाहियत औरतों की बनिस्बत मर्दों में ज़्यादा मुद्दत तक बरकरार रहती है। नौबलगत में जिस्मानी तौर पर इनका जिस्म तौलीदी अमल के लिए काफ़ी होने के बावजूद इनमें अभी जहनी नशोनुमा और पुख्तगी की कमी होती है। सने बलूग के दौर में हैज़ के दौर का आगाज़ को हैज़ अव्वल मीनार्क कहते हैं। मतलब ये मादा की तौलीदी ज़िंदगी में बैज़े के इखराज का इशारा है। बैज़ा मतलब क्या? ओवम। ओवम मतलब एग्स। तो एग्स बनना शुरू हो गए और उसके फर्स्ट जब इखराज हुआ तो उसे कहेंगे मीनार्क या फिर हैज़े अव्वल। तो देखिए, लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, बैज़दान में बैज़े तैयार होते हैं। तैयार होने के बाद में ये बैज़े कहाँ जाएंगे? फेल्यूपी नाली में जाएंगे। फेल्यूपी नाली में ये स्पर्म्स का वेट करेंगे वहाँ पर। लेकिन अगर स्पर्म्स नहीं आए तो क्या होगा? ये हैज़ के शक्ल में बाहर खारिज हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, औरतों में 10 से 12 साल की उम्र में तौलीदी मरहले का आगाज़ होता है और ये 45 से 50 ईयर्स तक की उम्र तक बरकरार रहता है। नौबलगत के दौर के शुरू होते ही बैज़ा पुख्ता होना शुरू हो जाता है। 28 से 30 डेज़ के अंदर किसी एक बैज़दान से एक पुख्ता होने के बाद वो जो एग्स है वो खारिज कर दिया जाता है। 2 बैज़दान हैं, उनमें से किसी एक बैज़दान से मंथली बैज़ा खारिज कर दिया जाता है। इसी दौरान क्या होता है, रहम की जो दीवार है, यूटेरस की दीवार दबीज हो जाती है ताकि बार शुदा बैज़े को हासिल कर सके। क्लियर। जिसके नतीजे में अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो वहाँ पर क्या होगा? हमल करार पाएगा। लेकिन अगर वहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, स्पर्म्स आकर ओवम को नहीं मिले, तो बारमरी का अमल तो वाक़ई नहीं होगा। तो जो वो इखराज करदा बैज़ा था, जो रहम फेल्यूपी नाली में वेट कर रहा था, वो नीचे आएगा और रहम की दबीस परत पर अपनी खून की नालियों की समेत टूट फूट जाएगा। इसी की वजह से जो है हैज़ आएगा। इसे कहेंगे मेंस्ट्रुएशन। ये एक फितरत का हैरत अंगेज मुजाहरा है। बेशक आमतौर पर 45 से 50 साल की उम्र में हैज़ का दौर रुक जाता है। हैज़ के दौर को जो रुक जाने का अमल है उसे कहेंगे मीनोपॉज। जो स्टार्टिंग था उसे क्या कहते थे? मीनार्क। और जो लास्ट है जिसके बाद में हैज़ नहीं आएगा, 45 से 50 साल की उम्र के बाद में ये रुक जाता है, तो उसे कहेंगे मीनोपॉज। अब यहाँ पे देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। नौबलूगत के दौरान हार्मोन्स के असरात, इफेक्ट्स ऑफ हार्मोन्स इन एडोलेसेंस। तो यहाँ पे देखिए जो तस्वीर दी गई है, ये तस्वीर इंसानी जिस्म में मखसूस खुसूसियात के हामिल गुदूदों के पाए जाने वाले मुकाम को बतलाती है। ये जो गुदूद हैं इन्हें कहेंगे दरूं अफराजी गुदूद, एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या कहेंगे? दरूं अफराजी गुदूद या फिर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये गुदूद क्या करते हैं? ये गुदूद इंसानी जिस्म के मुख्तलिफ अफ़आल पर बाकायदगी पैदा करने के लिए मुख्तलिफ कीमियाई मादों को रास तौर पर खून में खारिज करते हैं। ये गुदूद से क्या हो रहा? हार्मोन्स रिलीज हो रहे। कहाँ पर रिलीज हो रहे? डायरेक्टली खून के अंदर। ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, बेखनाती गुदूद, इसमें नालियाँ गैर मौजूद होती हैं, इसीलिए इन्हें कहेंगे डक्टलेस ग्लैंड्स, बेखनाती गुदूद। बेखनाती गुदूद किसे कहा जा रहा है? एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कहा जा रहा। क्यों? क्योंकि इसमें डक्ट्स या फिर नालियाँ गैर मौजूद हैं। ये गुदूद कीमियाई अशरा का अफराज करते हैं जिन्हें क्या कहेंगे? हार्मोन्स। दरूं अफराजी हार्मोन्स जिसमें मुख्तलिफ अफ़आल अंजाम देते हैं, जैसा कि ये हार्मोन्स शक्कर का जो लेवल है, शुगर लेवल, उसकी सतह को बरकरार रखते हैं, नमक और कैल्शियम की सतह पर काबू रखते हैं। दरूं अफराजी गुदूद तौलीदी निज़ाम के नमू में बहुत अहम रोल अदा करते हैं। नौबलूगत के दौरान तबई तब्दीलियाँ जैसा कि हैज़ की इब्तदा, हमल और इनक़ता हैज़, मीनोपॉज वगैरह ज़्यादातर इन्हीं हार्मोन से काबू पाती हैं। मतलब इस सब का जिम्मेदार कौन है? हार्मोन्स हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, जो मर्दाना हार्मोन है उसे कहेंगे टेस्टोस्टेरोन। ये किस में पाया जाता है? मेल्स में पाया जाता है। तो मर्दाना हार्मोन टेस्टोस्टेरोन नौबलूगत के दौर की शुरुआत से ही उनशियों से इफराज होते हैं।
कहाँ से इफराज हो रही है? उंशियों से, जिसकी वजह से लड़कों में मुख्तलिफ तब्दीलियाँ नमूदार होती हैं। ठीक है, मर्दाना हार्मोन कौन है? टेस्टोस्टेरोन। ये कहाँ से रिलीज हो रहे हैं? उंशियों से, यानी कि टेस्टिस से, तो इसीलिए इसे क्या कहेंगे? टेस्टोस्टेरोन। अब लड़कियों में बैजदानों से क्या होते हैं? ज़नाना हार्मोन्स रिलीज होते हैं, उसे कहेंगे एस्ट्रोजन, जो पिस्तानियों के नमों में मददगार होते हैं। दूध का इफराज करने वाले गुदूद पिस्तानवी गुदूद या फिर ममरी ग्लैंड्स कहलाते हैं। ठीक है, मेल्स में कौन है? टेस्टोस्टेरोन। फीमेल्स में कौन है? एस्ट्रोजन। ये क्या है? हार्मोन्स है। अब यहाँ पर देखिए एक जदवल दिया गया है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सब में पहले देखिए यहाँ पर उंशिय, उंशिय मतलब टेस्टिस, इससे कौन रिलीज हो रहा? कौन सा हार्मोन रिलीज हो रहा? टेस्टोस्टेरोन। ये किस में मदद दे रहा है, मतलब इसके असरात क्या हैं? तो देखिए मनवियों का इखराज और मर्दों में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सानवी जिनसी खुसूसियात, उसका जिम्मेदार है टेस्टोस्टेरोन। अब उसके बाद में देखिए नेक्स्ट बैजदान। बैजदान से दो हार्मोन्स रिलीज हो रहे, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन, इससे क्या हो रहा? बैजे का इखराज, हैज़ का दौर, जिनियन का तनसीब, जनाना सानवी जिनसी खुसूसियात, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब बैजदान से खारिज होने वाले हार्मोन की वजह से हो रहा है। अब नेक्स्ट देखिए नखाई ग्लैंड्स, पिट्यूटरी ग्लैंड्स। नखाई गुदूद से खारिज होने वाले हार्मोन्स कौन से हैं? देखिए ग्रोथ हार्मोन्स, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, इसे कहेंगे FSH। FSH क्या है? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। नेक्स्ट है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन LH। तो यहाँ पर जो ग्रोथ हार्मोन है वो देखिए आम नमू का जिम्मेदार होता है। दूसरे दरुअफराजी गुदूद को ये क्या करता है? मुतहर्रिक करता है। कौन? ग्रोथ हार्मोन। इसके बाद देखिए FSH क्या करता है? औरतों में बैजे या फिर अंडों की तैयारी के लिए जुराब को मुतहर्रिक करता है, और मर्दों में यह क्या करेगा? टेस्टोस्टेरोन को मुतहर्रिक करेगा कि वो उंशिये से मनविये पैदा करे। स्पर्म्स कहाँ पैदा होते? टेस्टिस में। तो ये क्या कर रहा है? टेस्टिस को मुतहर्रिक कर रहा है कि स्पर्म्स को पैदा करे। इसके अलावा जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है LH, ये अंडे को जुराब से बाहर निकालने और इसको फेल्यूपी नाली में मुंतकिल होने में मदद करता है। कौन? LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब इसके बाद देखिए लास्ट है बरगर्दवी गुदूद, अडर्नल ग्लैंड। बरगर्दवी गुदूद, अडर्नल ग्लैंड, ये एड्रेनलिन हार्मोन का इफराज करता है। कौन? एड्रेनल ग्लैंड एड्रेनलिन हार्मोन का इफराज करता है। ये हार्मोन क्या करता है? जो हमारे इमोशंस है, जज्बात है, उस पर कंट्रोल करता है, उस पर काबू रखता है। कौन? एड्रेनलिन ग्लैंड। ये जो एड्रेनलिन हार्मोन है इसे फ्लाइट एंड फाइट हार्मोन भी कहा जाता है। क्लियर? देखिए यहाँ पर एक बॉक्स दिया गया है टेक्स्ट बुक में। तंबाकू नोशी, गुटखा, सिगरेट, बीड़ी, खीनी, ये एक समाजी जुर्म है। आंध्र प्रदेश में 15 साल या इससे कम उम्र के अफराद इसके आदी बन चुके हैं। वो 57.57 लाख 68% अफराद मुतहदा आंध्र प्रदेश में हैं। जब ये 30 साल की उम्र के होंगे तो इनका अंदरूनी अज़वी निज़ाम ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल, जिससे कई मसाइल का सामना करना पड़ेगा। बाज़ वक्त मौत भी वाक़ई हो सकती है। ये इसके बारे में था। जो कम उम्र अफराद है, यानी कि अभी ये जो एडोलेसेंट पीरियड में है, वो बच्चे भी क्या कर रहे हैं? सिगरेट नोशी या फिर ऐसे बुरी आदतों का शिकार हो रहे हैं। तो उसके बारे में डिटेल दी गई थी। जो ये दौरे बलूगत है, इसमें जो भूख की सतह है वो बहुत ज़्यादा होती है। अब यहाँ पर देखिए NPEGEL, NPEGEL, इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल प्रोग्राम फॉर एजुकेशन ऑफ गर्ल चाइल्ड एट एलिमेंटरी लेवल। ये क्या कर रहा है? जो NPEGEL है ये सैनिटरी पैड्स मुफ्त सरबराह कर रहा है तमाम स्कूल्स वगैरह में। अब इसके बाद देखिए जो मशहूर माहिर नफ्सियात है स्टेनली हॉल, इनका कहना है कि जो नौबलूगत का दौर है, ये दौर दरअसल एक दबाव और तनाव की उम्र होती है। किसका कहना है ये? स्टेनली हॉल। ये कौन है? मशहूर माहिर नफ्सियात है, साइकोलॉजिस्ट। अब देखिए यहाँ पर दिया गया है रेड रिबन क्लब। रेड रिबन क्लब क्या है? ये एडोलेसेंट एजुकेशन प्रोग्राम है जिसके ज़रिए बच्चों को इसकी तरबियत दी जा रही है। क्लियर? तो जाते जाते आपके लिए एक सवाल, हमारी बॉडी में वो कौन सा हार्मोन है जिसकी वजह से हम अच्छा फील करते हैं? इसे फील गुड हार्मोन भी कहा जाता है। तो उसका नाम क्या है? हमारी बॉडी में होने वाला हर फील, जैसा कि हम खुश हैं, दुखी हैं, गुस्से में हैं, नाराज़ है, ये तमाम कंट्रोल कौन करते हैं? हार्मोन्स ही कंट्रोल करते हैं। दिल का कुछ लेना देना नहीं होता, ये तमाम मतलब हार्मोन्स की जिम्मेदारी होती है। तो जो हार्मोन हमारे मूड को, यानी
अच्छा फील करवाता है, फील गुड हार्मोन, उसका नाम क्या है बताइए।